नमस्कार। गुहार छत्तीसगढ़ नाम पर घमासान में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु जोशी। जुलाई महीने की 25 तारीख को देश को एक नया राष्ट्रपति मिलेगा। राष्ट्रपति चुनाव के लिए एनडीए ने अपने उम्मीदवार की घोषणा कर दी है। इस पर इस उम्मीदवारी का असर छत्तीसगढ़ पर भी पड़ा है। दरअसल एनडीए उम्मीदवार के रूप में द्रौपदी मुर्मू की घोषणा से छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके की दावेदारी खत्म हो गई है। अब इसे मुद्दा बनाकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भाजपा पर आरोप जड़ दिया है। एनडीए के राष्ट्रपति उम्मीदवार के रूप में द्रौपदी मुर्मू के नाम की घोषणा के साथ ही इस पद की दावेदारी को लेकर चल रही चर्चाओं पर विराम तो लग गया, लेकिन एनडीए उम्मीदवार के नाम की घोषणा से ही छत्तीसगढ़ की राजनीति में हलचल मच गई है, क्योंकि एनडीए की राष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए अंतिम चरण में जिन दो नामों पर चर्चा की गई थी उसमें द्रौपदी मुर्मू के साथ ही छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके का भी नाम था। सीएम भूपेश बघेल ने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि अब जब द्रौपदी मुर्मू उम्मीदवार बनी है तो अनुसुईया उइके के नाम काटे जाने पर छत्तीसगढ़ में सियासत भी गर्माती हुई दिखाई दे रही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस बात को लेकर के भाजपा पर तंज कसा है। उन्होंने अनुसुईया उइके को मौका न दिए जाने के पीछे उनकी कांग्रेस पृष्ठभूमि को जिम्मेदार ठहरा दिया है। राष्ट्रपति उम्मीदवार के रूप में आदिवासी को मौका दिए जाने के फैसले का बीजेपी नेता स्वागत कर रहे हैं। भाजपा नेता मुख्यमंत्री के तर्कों को बेतुका करार दे रहे हैं। इस मुद्दे पर पूर्व मंत्री राजेश मूणत का भी बयान सामने आया, जिन्होंने कहा कि ऐसा फैसला तो सिर्फ भाजपा ही कर सकती है, जो देश की जनता के मर्म को समझती है। कांग्रेस तो सिर्फ दरबारियों को ही मौका देती है। तो वहीं इसी मुद्दे पर नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक का भी बयान सामने आया। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने इसका स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय नेतृत्व को आदिवासी महिला को मौका देने के लिए मैं आभार प्रकट करता हूं। उन्होंने आगे ये भी कहा कि द्रौपदी मुर्मू के लंबे अनुभव का लाभ पूरे देश को मिलेगा। उइके जी भी लगी हुई थी, उसको मौका नहीं मिला क्योंकि उसकी पृष्ठभूमि कांग्रेस की थी, कांग्रेस के पहले विधायक थी, इस कारण से उसको मौका नहीं मिला। राजनीतिक विचारधाराओं से ऊपर उठ करके देश के सर्वोच्च पद पर एक आदिवासी समाज की महिला को ला करके जो वहां की गवर्नर है, गवर्नर के साथ में विधायक रही है और जन सेवा के कार्य में अपने आप में एक स्थापित हुई है, ऐसे व्यक्ति का चयन करना भारतीय जनता पार्टी कर सकती थी। कांग्रेस पार्टी तो अभी तक दरबारियों को निकाल करके राष्ट्रपति बनाई है। यह भारतीय जनता पार्टी है, यह एनडीए है जो देश के ऐसे लोगों को चिन्हित कर करके लाती है जो समाज सेवा का संकल्प लेकर के आगे बढ़ते हैं। मैं देश के प्रधानमंत्री के प्रति आभार व्यक्त करूंगा कि उन्होंने ऐसे सर्वोच्च पद पर ऐसे व्यक्ति को लाए जो देश की जनता के मर्म को समझती है, देश की जनता के दर्द को समझती है और देश को पूरा समझती है। हम स्वागत करते हैं, वंदन करते हैं। और भूपेश जी, आप जिनका समर्थन कर रहे हैं वो कौन है, कहां से आए हैं, किस पार्टी के हैं, उनके विचार क्या है, जरा उस पर भी विचार जरूर कर लें। राष्ट्रपति पद के लिए द्रौपदी मुर्मू जी का नाम संसदीय बोर्ड के द्वारा तय किया गया है। हम उनका स्वागत करते हैं और शुभकामना देते हैं। हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व को इसके लिए आभार प्रदर्शन करते हैं कि जिस प्रकार से एक आदिवासी महिला और उस समाज के प्रतिनिधित्व करने वाले जिनका लंबा राजनीतिक अनुभव, चाहे वो राज्यपाल के रूप में हो, कैबिनेट मंत्री के रूप में हो या उनके जीवन का अनुभव का लाभ आने वाले समय में पूरे देश को मिलेगा। राष्ट्रपति के विचारार्थ नाम रहते हैं और नाम आने के बाद में उसमें से तय किए जाते हैं। जो तय किए जाते हैं उसमें किसी की अपेक्षा और उपेक्षा ये बातें नहीं आती। सारी बातों पर विचार किया जाता है और मैं समझता हूँ कि कहीं किसी की उपेक्षा ना हुई है, ना अपेक्षा थी, बल्कि सर्वसम्मत जो नाम आए और जो तय किए गए हैं और उसका सभी स्वागत करते हैं। तो छत्तीसगढ़ में नाम पर घमासान जारी है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का एक बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि अनुसुईया उइके का नाम सिर्फ इसलिए हटा दिया गया क्योंकि उनका कांग्रेस का बैकग्राउंड था। तो इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ आज 3 खास मेहमान जुड़ेंगे। उन तीनों का आपसे परिचय करवा देते हैं एक एक करके। हमारे साथ चर्चा में जुड़ेंगे अजय गंगवानी जी, जो कि कांग्रेस प्रवक्ता हैं। साथ ही साथ बीजेपी का पक्ष रखने के लिए के.एस. चौहान जुड़ेंगे, जो कि बीजेपी के नेता हैं। साथ ही साथ डॉक्टर अजय चंद्राकर, जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है IND24 में। सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगा बीजेपी के साथ। के.एस. चौहान जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल एक बात कह रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि अनुसुईया उइके का नाम सिर्फ इसलिए नहीं दिया गया क्योंकि वो कांग्रेस बैकग्राउंड से आती है। क्या कहेंगे इस पर? दिव्यांशु जी, कोई इंसान अपने आप में सही और गलत नहीं होता।
जी, सही अगर बातों को फॉलो करता है तो वो सही होता है, गलत बातों को तो गलत फॉलो करता है तो गलत होता है। अनुसुईया उइके जी ने इसका विरोध तो नहीं किया, छत्तीसगढ़ की जनता ने इसका विरोध नहीं किया, और भी कोई दूसरा इंसान कोई विरोध करते हुए नजर नहीं आ रहा है। सिर्फ इनको राजनीति करनी है, इस वजह से इनको विरोध करना है। इन्होंने एक परिवार को खुश करना है, इसलिए उस चीज का विरोध करना है कारण। और इनको कोई मतलब नहीं है कि अनुसुईया उइके जी बने, आदिवासी समाज से कोई बन रहा है या छत्तीसगढ़ से कोई बन रहा है, इससे कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटियां सेकनी है, और पार्टी से भी कोई मतलब नहीं है, गांधी परिवार से भी कोई मतलब नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अपनी गद्दी से मतलब है। अब मैं आ जाता हूं इनका जवाब देने के लिए कि कांग्रेस की पृष्ठभूमि से है, इस वजह से उनका नाम फाइनल नहीं किया गया। तो मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी से जी, कि जब राज्यपाल बनाया गया था अनुसुईया उइके जी को, तो क्या सबको ये पता नहीं था कि वो कांग्रेस की पृष्ठभूमि से, और अभी कौन सी विचारधारा के साथ वो चल रही है? ये बोलने के पहले एक बार आदरणीय मुख्यमंत्री जी को सोचना चाहिए था। और मैं इस चीज का, इस निर्णय का पुरजोर स्वागत करता हूं। ऐसी केंद्र की जो नीति है और बहुत जबरदस्त है, यह निर्णय इस बात को दर्शाती है, इस बात को चरितार्थ करती है कि सबका साथ, सबका विकास और फिर सबका विश्वास अर्जित किया जा सकता है। यह निर्णय आदिवासी समाज को एक सशक्त बनाने के लिए एक अवसर प्रदान करता है। यह निर्णय ये इस बात को इंगित करता है कि सब प्रभुता में सबका एक जैसा हक है। अरे आपने तो बाबा साहब अंबेडकर को उनका हक नहीं दिया था, आप क्या बात करते हैं? इसी वजह से गांधी जी ने इसी वजह से 5 जुलाई 1947 के बाद कांग्रेस पार्टी में जाना छोड़ दिया था। क्यों? क्योंकि कांग्रेस पार्टी अब देश के लिए नहीं, सिर्फ और सिर्फ एक परिवार के लिए, अपने हितों को साधने के लिए वहां। जी चौहान साहब, तो आप ये कहना चाहते हैं कि कांग्रेस के जो लोग हैं सिर्फ अपने आला कमान को खुश करने के लिए काम कर रहे हैं। गंगवानी जी से मैं प्रतिक्रिया ले लेता हूं। गंगवानी जी, आपने चौहान साहब की बात सुनी। जी, आपने चौहान साहब की बात सुनी। गंगवानी जी, इस पर आप क्या कहेंगे? वो कह रहे हैं कि आप तो सिर्फ एक परिवार को खुश करने के लिए इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं, क्या कहेंगे इस पर? दिव्यांशु जी, ऐसे प्रवक्ता हैं, ऐसी पार्टी के प्रवक्ता हैं जिसके देश के आजादी के आंदोलन में कोई सक्रिय भूमिका नहीं रही, यहाँ तक ये अंग्रेजों के मुखबिरों की भूमिका निभाते रहे। आज विश्व युद्ध में यहाँ के सैनिकों को कहते थे कि विदेशों का सहयोग करें, इंग्लैंड सरकार का सहयोग कीजिए। ऐसे लोग आज आजादी के आंदोलन की बात करें, इनको कोई नैतिक आधार ही नहीं बनता ऐसे बात करने का। देखिए, कहीं ना कहीं आज जो मुद्दा है, आज अनुसुईया उइके, हम खुद कह रहे हैं, ये 29 जुलाई 2019 से छत्तीसगढ़ की राज्यपाल है, बहुत अच्छे संवैधानिक पद के रूप में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। और कुछ बैकग्राउंड देना चाहूंगा, मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले की रोना कलर से हैं ये एमए इकोनॉमिक्स है, LLB है, 1985 से 90 के बीच में दमोह से विधायक रही हैं, महिला की मध्य प्रदेश से महिला बाल विकास मंत्री रही हैं, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की अध्यक्षा रही हैं, 2002 से 2005 तक राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्य रही हैं, 2006 से 2012 राज्यसभा सदस्य रही है, और 2017 से लेके राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की उपाध्यक्ष हुई है। ये सारे बैकग्राउंड इसलिए दे रहा हूँ कि आज इनके राष्ट्रपति चुनाव के लिए 3 महिलाओं का नाम चल रहा था दिव्यांशु जी, आनंदीबेन पटेल, द्रौपदी मुर्मू और अनुसुईया उइके। कहीं ना कहीं अनुसुईया उइके शुरू से संगठनात्मक रूप से सक्रिय रही हैं, आज राज्यसभा में भी सदस्य रही, और आज जितनी भी सांसद के सत्र थे उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो कहीं ना कहीं हमारा प्रश्न इस बात का है कि आज द्रौपदी मुर्मू को क्यों अनुसुईया उइके पर प्राथमिकता देकर राष्ट्रपति बनाया जाएगा? तो कहीं ना कहीं जब अनुसुईया उइके यहाँ की राज्यपाल है, एक अच्छी सक्रिय भूमिका निभा रही है, मेरे अच्छे मित्र चौहान जी को समझना पड़ेगा, राज्यपाल का पद अलग है और राष्ट्रपति पूरे देश के संवैधानिक सर्वोच्च पद है, दोनों की नियुक्ति बहुत अलग होती है। और सबसे बड़ी चीज देखिए कि आज आपको गणित समझना पड़ेगा, राष्ट्रपति चुनाव के लिए कुल वोट है 10,69,000 79,000, इनको वोट चाहिए 5,39,500 वोट। वर्तमान में एनडीए के पास कुल वोट है 5,26,420 वोट, मतलब कहीं ना कहीं 13,000 वोटों की आवश्यकता है। और 13,000 वोटों के लिए आज एनडीए किसकी तरफ देख रही है? इनके पास 2 ऑप्शन है, एक वाईएसआर के पास 43,000 वोट है, और बीजेडी जिसके बाद 31,000 से ज्यादा वोट है। अब मुख्य प्रमुख पे आता हूं, आज कहीं ना कहीं बीजेडी के बिना या बिना वाईएसआर के सहयोग के बिना ये राष्ट्रपति चुनाव नहीं जीत सकते।
और कहीं ना कहीं ये हमेशा भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ और सिर्फ सत्ता की लोलुपता के लिए किया है। कभी भी सामाजिक आर्थिक न्याय इनकी प्राथमिकता नहीं रही। कहीं ना कहीं मैं अंदर की बात जो मुझे महसूस होती है, बीजेडी के प्रभाव के कारण, उनके दबाव के कारण आज न कहीं जो उड़ीसा की हमारी द्रौपदी मुर्मू है उनको राष्ट्रपति का उम्मीदवार बनाया गया है, क्योंकि वो झारखंड की पूर्व राज्यपाल थी। अनुसुईया उइके उनसे बेहतर अनुभव रखती है, उनसे बेहतर राजनीतिक दायित्व रहा है, तो गंगवानी जी, भूमिका निभाई है। गंगवानी जी आप ये कहना चाहते हैं, गंगवानी जी आप ये कहना चाहते हैं कि अनुसुईया उइके द्रौपदी मुर्मू जी से ज्यादा योग्य हैं, क्या आप ये कहना चाहते हैं? देखिए, मैं मैं नहीं कहना चाह रहा हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं मेरे को बस यहाँ के एस चौहान जी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बैठे हैं, मुझे ये बताइए कि अनुसुईया उइके को छोड़कर आपने द्रौपदी मुर्मू की जो प्राथमिकता देने का कारण क्या है, इस बात को स्पष्ट करना चाहिए। और देखिए, कहीं ना कहीं आज ये सत्ता की लोलुपता के लिए काम कर, इस बात से स्पष्ट है। दिव्यांशु जी, कुल जो लोकसभा की सीटें हैं वो है 543, जिसमें 47 सीटें आदिवासी समाज के लिए रिजर्व है। उसके अलावा 60 से अधिक सीटें हैं जहां पे सीधा सीधा आदिवासी समाज का प्रभाव है। इसके अलावा मध्य प्रदेश, झारखंड, गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, यहाँ पे आदिवासी समुदाय का बाहुल्य है। और कहीं ना कहीं ये हमेशा है चुनावी मोड में काम करते हैं, तो राष्ट्रपति चुनाव में भी कहीं ना कहीं आने वाले चुनाव को लेके संपर्क समीकरण साधने का प्रयास करते हैं, क्योंकि सामाजिक आर्थिक न्याय से कभी इनका कोई सरोकार आ ही नहीं। आज छत्तीसगढ़ की बात करूं दिव्यांशु जी, आज बस्तर की पूरी 12 आदिवासी सीटें हमारे पास है। कुल 29 में से 25 आदिवासी सीटें हमारे पास है। लगातार ये 15 सालों तक आदिवासी समाज के साथ धोखा करते रहे। आदिवासी घर के जर्सी गाय देने की बात तो अजय जी आप ये कहना चाहते हैं कि सिर्फ आदिवासियों को खुश करने के लिए द्रौपदी मुर्मू जी को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बीजेपी ने घोषित किया है। मैं इस पर प्रतिक्रिया लेना चाहूंगा। हमारे साथ डॉक्टर अजय चंद्राकर जी जुड़े हुए हैं। डॉक्टर साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि अभी आपने अजय गंगवानी जी की बात सुनी, उनका कहना यह था कि बीजेपी ने सिर्फ और सिर्फ आदिवासियों को खुश करने के लिए द्रौपदी मुर्मू का नाम आगे बढ़ाया है। आप उनकी इस बात से कितना इत्तेफाक रखते हैं और इस पर क्या कहेंगे? डॉक्टर चंद्राकर। दिव्यांशु जी, आपका प्रश्न बहुत ही बढ़िया है। जी दिव्यांशु जी, आपका प्रश्न बहुत ही बढ़िया है, धन्यवाद। देखिए, द्रौपदी जी का जो चयन किया गया है बीजेपी के संसदीय बोर्ड में, नाम तो अनेक थे। उन नामों में अनुसुईया उइके जी भी थी और द्रौपदी जी भी थी लेकिन गुजरात से बंगाल को जोड़ने वाली एक पट्टी है और उस पट्टी के बीच में, जैसा कि बीजेपी प्रेसिडेंट नड्डा जी का जो स्टेटमेंट रहा, वो बोले भारत के पूर्वी क्षेत्र से यही वो पट्टी है जो गुजरात से बंगाल को जोड़ती है। गुजरात में तो एक अभेद दुर्ग के रूप में बीजेपी स्थापित है लेकिन बंगाल के किला को फतह करने की उनकी एक हसरत है। ये राजनीति है प्रत्याशी चयन में। और पूरे उसके बाद एक महिला, अब वो भी भारत में पहली बार एक आदिवासी महिला। अब ये पूर्वी क्षेत्र जो है, अजय गंगवानी जी भी कह रहे हैं, वो भी ठीक कह रहे हैं, भूपेश जी भी घूम करके जो स्टेटमेंट दे रहे हैं वो छत्तीसगढ़ के आदिवासियों तक का ही उनकी दृष्टि है। लेकिन मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा कि 2011 के सेंसस में 8.6% आदिवासी समाज, लेकिन छत्तीसगढ़ में 30.62%, तो मध्य प्रदेश में 0.9% या उड़ीसा में 22.85%, झारखंड में 26.21%, गुजरात में 14.75%, राजस्थान में 13.4% और असम में 12.4%, इवन महाराष्ट्र में 9.35% और अरुणाचल प्रदेश के साथ ही साथ त्रिपुरा के बाद मेघालय, ये बड़ा आदिवासी बेल्ट है। लेकिन जब संख्या की बात आती है दिव्यांशु जी, तो संख्या की जब बात आती है तो ये कभी कभी ये 8.6% वोट भले ही एक प्रतीक के रूप में हो, लेकिन बीजेपी यहां पर राष्ट्र को यह संदेश देने में सफल रही कि वो पहली बार एक आदिवासी महिला का चयन की है और पूर्वोत्तर क्षेत्र में उनका कंसंट्रेशन है भविष्य की राजनीति के लिए। बिल्कुल सही कहा आपने। बीजेपी ये संदेश देने में सफल रही है, बड़ा संदेश देने में सफल रही है। मैं इस पर प्रतिक्रिया लेना चाहूंगा अजय गंगवानी जी से। अजय जी, अभी आपने डॉक्टर अजय चंद्राकर जी की बात सुनी। उनका कहना यह है कि बीजेपी एक बहुत बड़ा साफ और स्पष्ट संदेश देने में सफल रही है। कांग्रेस अब तक ये काम क्यों नहीं कर पाई, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, कहीं ना कहीं मैंने स्पष्ट रूप से कहा दिव्यांशु जी, 2024 में जो चुनाव होने वाले हैं, आज देश में जो बढ़ती महंगाई,
बढ़ती बेरोजगारी, गिरती अर्थव्यवस्था, जो विपरीत हालात हैं। आज देखिए कहीं ना कहीं अग्निपथ योजना की बात करूं दिव्यांशु जी, आज जिस युवा के लिए, जिस छात्र के लिए आज केंद्र की मोदी सरकार दावा करती है कि उनको रोजगार देने के लिए, आज वही रोजगार जो युवा है, वो छात्र है, आज वो सड़कों पे है। आज पंजाब हरियाणा में छात्र सुसाइड करते हैं, तेलंगाना और अन्य राज्यों में पुलिस मुठभेड़ में युवा मारे जाते हैं। तो कहीं ना कहीं आज इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? आज लगातार इनके द्वारा निर्णय थोपे जाते हैं। पहले नोटबंदी की बात करूं, बोले काला धन वापस आएगा, 99% से ज्यादा धन वापस आ जाता है। 50 दिन में 60 संशोधन किए जाते हैं। उसके बाद जीएसटी लागू किया गया व्यापारियों के हित के लिए, आज व्यापारी लगातार विरोध करते रहे। 10 महीने में 376 संशोधन। उनको अपनी बात पूरी करने दीजिए चौहान साहब, उनको अपनी बात पूरी करने दीजिए। जी जी। उसके बाद सीए लाया गया, 2.5 साल तक उसके लिए कोई कानून नहीं बनते। तो ये कहीं ना कहीं केंद्र की मोदी सरकार का चरित्र बन चुका है कि बिना किसी विपक्ष से सलाह से, बिना किसी संगठन से, बिना किसी रक्षा मंत्रालय से इस प्रकार के निर्णय देश की जनता पे थोपते हैं। आज कहीं ना कहीं देखिए किसी के काले कानूनों की बात करूं, लगातार ये जाहिर किया गया कि किसानों के हित में है, वो लगातार विरोध करते रहे। उन्हें नक्सली, आतंकवादी जैसे शब्दों से सम्मिलित किया गया। अंत में 750 जो है परिवारों में एक सदस्य को खोया। तब माननीय प्रधानमंत्री जी चैनल पे आके कहते हैं मेरी तपस्या में कमी रहेगी, मैं माफी चाहता हूँ। तो कहीं ना कहीं इस प्रकार के निर्णय लेने से पहले इनका ये दायित्व तो बनता है कि विपक्ष से सलाह ले, संबंधित पक्ष से राय ले, उसके बाद कोई निर्णय लागू करे। और कहीं ना कहीं मैंने देखा कि हमेशा भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ चुनावी मोड पर काम करती है। आज कहीं ना कहीं आदिवासी समाज में इनका प्रतिनिधित्व तो बहुत कम है। आज देश की पूरी जो विधानसभा सीटें हैं या सांसदों के चुनाव में देखेंगे तो आदिवासी समुदाय में इनका वो संकल्प कम है। तो कहीं ना कहीं राजनीतिक हितों को साधने के लिए आदिवासी हित की जाहिर की बात कर रहे हैं। जी, तो गंगवानी जी आप ये कहना चाहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक हितों को साधने के लिए बीजेपी ने द्रौपदी मुर्मू जी का नाम आगे किया है। के.एस. चौहान साहब, अभी आपने गंगवानी जी की बात सुनी, क्या कहेंगे इस पर? मैं गंगवानी साहब की बात सोच रहा हूं और उसको मैं जो राष्ट्रपति चुनाव है उससे जोड़ने की कोशिश कर रहा हूं, तो कहीं लिंक नहीं मिल रहा है। आप मुझे सिर्फ ये बता दीजिए कि अनुसुईया उइके जी को अगर नहीं लिया गया है और द्रौपदी मुर्मू जी को लिया गया है तो क्या ये अजय जी उनको अपनी बात पूरी करने दीजिए, एक एक करके अपनी बात रखिए। राष्ट्रपति ने चुनना क्या गलत है? क्या वो संप्रभुता में अपनी जनता का एक हिस्सा नहीं है? क्या आपने 50 सालों में जो आपने क्वेश्चन किया छोटा सा हमारे प्रवक्ता से, तो क्या द्रौपदी मुर्मू को आपने अनुसुईया उइके पर प्राथमिकता क्यों दी? आप इस चीज का विरोध करते हैं, आप इस चीज का विरोध करते हैं कि द्रौपदी मुर्मू जी को चौहान साहब राष्ट्रपति के शासन में चौहान साहब अजय गंगवानी जी आपसे एक सवाल कर रहे हैं यहाँ पे। चौहान साहब, अजय गंगवानी जी आपसे एक सवाल कर रहे हैं कि आपने द्रौपदी मुर्मू जी को प्राथमिकता क्यों दी, अनुसुईया उइके को प्राथमिकता क्यों नहीं दी, इसका जवाब दीजिए। उनकी बैकग्राउंड देखते हुए जी, वो जो कि एक बहुत ही निम्न समाज से जुड़े हुए हैं, वो उस चीज का निम्न समाज का दर्द वही समझ सकते हैं। गंगवानी जी उनको अपनी बात पूरी करने दीजिए। उन्होंने अपने कैरियर की शुरुआत किससे की थी? बच्चों को बिना सैलरी से पढ़ाते हुए जी, इसीलिए उन्होंने शुरुआत की थी। ऐसा हुआ जी जी, उन्होंने अपनी शुरुआत इसमें ऐसे की थी। और जो ऐसी भावनाएं रखता है, आज जनप्रतिनिधि बनने के लिए यह भावना जरूरी होती है। आज आप इंटेलिजेंट जितने मर्जी हो, लेकिन आप अगर संवेदनशील नहीं है, आपको ये पता नहीं है कि मेरे को दिव्यांशु जी भारत पूछा है जनता को मेरी जरूरत है, मेरी सेवा की जरूरत है, इसलिए उनका चयन। चौहान साहब आपने अभी एक बात कही कि जनप्रतिनिधि ऐसा होना चाहिए जो कि संवेदनशील हो, तो क्या आप ये कहना चाहते हैं कि अनुसुईया उइके संवेदनशील नहीं है? आप ये कहना चाहते हैं? चौहान साहब, अभी आपने एक बात कही, आपने कहा कि जनप्रतिनिधि ऐसा होना चाहिए जो कि संवेदनशील हो, तो क्या आप ये कहना चाहते हैं कि अनुसुईया उइके जी संवेदनशील नहीं है? नहीं, मैंने ये बोला कि दोनों में से अगर उनको देखा जाए तो उन्होंने जो काम किया था, जो पृष्ठभूमि देखी गई उनकी, जो उनकी पृष्ठभूमि देखी गई, वो अजय जी उनको अपनी बात पूरी करने दीजिए, मैं उसके बाद आपके पास वापस आऊंगा। जी, उनको अपनी बात पूरी करने दीजिए। वो सिर्फ एक राजनीतिक नेत्री नहीं है, वो बिना सैलरी के एक शिक्षक है जो बिना सैलरी के बच्चों को पढ़ा रही थी। ये बहुत बड़ी क्वालिटी है। ये जो एक बिना सैलरी के बच्चों को पढ़ा सकता है, वो संवेदनशीलता रख सकता है,
एक सर्वोच्च पद पे आने के लिए वो एकदम लायक है और उसको आना भी चाहिए, भले वो कोई भी जाति का हो, कोई भी समाज का हो। जवाब दीजिए, नैतिक साहस दिखाइए, नैतिक साहस दिखाइए, दर्शक जो सुनना चाहते हैं उससे बात नहीं करना चाहते हैं, वही देश यही आपके चरित्र है। वो आप ये कह रहे हैं कि जो बच्चों को संभाल सकता है वो देश को भी संभाल सकता है, देश को संभालेगा। अरे दिव्यांशु जी ऐसे ऐसे कारण दे रहे हैं, तो इनके सोच पर हंसी आ रही है। दिव्यांशु जी एक भी कारण नहीं है इनके पास, इस वजह से कारण तो बता। मैं आप दोनों के पास वापस आऊंगा, अजय जी, अजय गंगवानी जी, के.एस. चौहान साहब, मैं आपके पास वापस आऊंगा। मैं एक प्रश्न करना चाहूंगा डॉक्टर अजय चंद्राकर जी से। डॉक्टर चंद्राकर, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि द्रौपदी मुर्मू जी की जो उम्मीदवारी है उसका छत्तीसगढ़ की राजनीति पर या छत्तीसगढ़ पर कितना असर पड़ेगा, बताइए। देखिए दिव्यांशु जी, पारंपरिक रूप से आदिवासी समाज जैसे पिछड़ा समाज या फिर अगड़ा समाज बीजेपी के साथ जुड़ा, पारंपरिक रूप से आदिवासी समाज नहीं जुड़ पाया था। हालांकि छत्तीसगढ़ में या फिर झारखंड में या मध्य प्रदेश में बीजेपी अनेक वर्षों तक सत्ता में रही है और है जी, ये भी सच है अलग अलग प्रदेशों में। लेकिन यहां पर पूर्व का जो पट्टी है, मेरे दोनों सम्मानी स्नेहिल मित्र लोग अगर नड्डा जी के स्टेटमेंट को ध्यान से सुनते तो एक बार 3 बार वो शब्द रिपीट किए, पूर्वी पट्टी, पूर्वी बेल्ट। और पूर्वी बेल्ट से प्रत्याशी का चयन उनकी निगाह उड़ीसा भी है, झारखंड भी है, छत्तीसगढ़ भी है। और कभी कभी क्या होता है कि चुनावी राजनीति में एक प्रतीकात्मक महत्व, गंगवानी जी उनको अपनी बात पूरी कर लीजिए। इसके अलावा प्रतीकात्मक महत्व के अलावा मैसेजिंग जो गया है पूरे इंडिया में, वो बड़ी बात है। तुरंत नवीन पटनायक समर्थन कर दिए जी। इवन मेरा दावा है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा भी द्रौपदी जी को समर्थन देंगे, क्योंकि जब वहां वो राज्यपाल थी, पत्थरगढ़ी का जब वो वहां पर आंदोलन चला और सिरोन साहब के साथ उनका जो रिलेशन था, जब 5 साल उनका कार्यकाल कंप्लीट हुआ तो प्रोटोकॉल के तहत जितने लोग और बीजेपी के लोग छोड़ने नहीं गए थे उतने लोग झारखंड मुक्ति मोर्चा से गए थे। और सुरेन साहब उसको बुआ बोलते हैं, ये रिलेशन है। इसी तरह से हम कह सकते हैं कि टीडीपी का या फिर वाईएसआर जो आदिवासियों की बात करते हैं, उनके लिए अपने निर्णयों के ऊपर पुनर्विचार करना पड़ेगा। तो यहां पर बीजेपी भविष्य की राजनीति को देखते हुए पूर्वी क्षेत्र के पट्टी के ऊपर, मैं अपने स्टार्टिंग उद्बोधन में बोला था कि बंगाल का कुछ क्षेत्र है और बंगाल का फतह उनका एक हसरत है, एक आदिवासी प्रत्याशी के रूप में वो एक मैसेज दी है। लेकिन जब प्रत्याशी का चयन हो गया, भारत में शासन राष्ट्रपति जी के नाम से होता है, बीजेपी में सर्वमान्य है, उसके संसदीय बोर्ड से इसका निर्णय हुआ है। तो यहां पर ये अनेक पदों के प्रत्याशी नहीं, भारत के महामहिम है, तो इनके ऊपर काफी गंभीर चर्चा होनी चाहिए। बिल्कुल गंभीर चर्चा होनी चाहिए। अरे डॉक्टर अजय चंद्राकर साहब, आपने एक बात कही कि द्रौपदी मुर्मू जब नाम आया तो सभी ने समर्थन दे दिया, बीजेपी ने समर्थन दे दिया, क्योंकि वो आदिवासी समाज से आती हैं और आदिवासी समाज से तो अनसुईया उइके भी आती हैं। अगर उनका नाम आगे आता तो क्या समर्थन नहीं मिलता उनको? क्या कहेंगे इस पर? यहां पर देखिए, वो उड़ीसा को बिलोंग करती हैं, मध्य प्रदेश में 21.09% है और उड़ीसा में ये 22.48% है। और उड़ीसा के साथ ही साथ उनकी निगाह पश्चिम बंगाल है, जो एक पट्टी है। इस दृष्टिकोण से बीजेपी यहां पर डिप्लोमेटिक रूप से भी और अपने कह सकते हैं बहुत बड़ा मैसेज राष्ट्र इस आदिवासी समाज को दी है। और आदिवासी समाज को अपने साथ, मैं ये नहीं मानता कि चिंताओं के ऊपर सुरक्षा जो है आदिवासियों का, उनका निवारण हो जाएगा। लेकिन जब बड़े पद पर कोई व्यक्ति पहुंचते हैं तो एक रातों रात चमत्कार नहीं होता, लेकिन एक इम्पैक्ट पड़ता है, प्रभाव पड़ता है। बिल्कुल, एक इम्पैक्ट पड़ता है, एक प्रभाव पड़ता है। आपने बिल्कुल सही कहा। अजय गंगवानी जी, मेरा आपसे एक सवाल और है। पूर्व मंत्री राजेश मूणत ने एक बात कही है कि ये जो बीजेपी ने निर्णय लिया है ये सिर्फ बीजेपी ही कर सकती थी, कांग्रेस तो सिर्फ दरबारियों को मौका देते आई है। इस पे क्या कहेंगे अजय गंगवानी जी? कहीं ना कहीं ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का प्रवक्ता चरित्र बन चुका है कि झूठ और भ्रम फैलाए। देखिए, अजय चंद्राकर जी की बातों को बहुत ध्यान से सुना था दिव्यांशु जी, पूरी बातों का मर्म देखिए। उन्होंने एक ही बात बार बार हाईलाइट की कि कहीं ना कहीं पूर्वोत्तर क्षेत्र में जो भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधित्व तो कम हो रहा है, कहीं ना कहीं राजनीतिक हित का फायदा उठाने के लिए
भविष्य में 2024 के जो आने वाला लोकसभा चुनाव है, ये सारे निर्णय सिर्फ और सिर्फ 2024 के जो आने वाले चुनाव है उसमें आदिवासी समाज। चौहान साहब उनको अपनी बात पूरी करने दीजिए, मैं आपके पास आऊंगा, चौहान साहब मैं आपके पास वापस आऊंगा। अजय गंगवानी जी को अपनी बात पूरी कर लेने दीजिए। जी अजय जी बोलिए। जी दिव्यांशु देखिए कहीं ना कहीं स्पष्ट है, अजय चंद्राकर जी की बात से भी स्पष्ट है और मैंने आंकड़े भी आपको स्पष्ट, उनको 13,000 वोट कम पड़े राष्ट्रपति चुनाव। चौहान साहब उनको अपनी बात पूरी कर लेने दीजिए, एक एक करके अपनी बात रखिए, मैं आपके पास वापस आता हूँ। इनका साइलेंट कराइए, कहीं फंस चुके हैं चौहान जी, इसलिए आज मैं आपको बोलने का मौका दूंगा। चौहान साहब मैं आपको बोलने का मौका दूंगा, उनको अपनी बात पूरी कर लेने दीजिए। जी गंगवानी जी बोलिए। जी देखिए दिव्यांशु जी, अजय चंद्राकर जी की बातों का पूरा मर्म समझने की कोशिश कीजिए। कहीं ना कहीं पश्चिम बंगाल और पूर्व क्षेत्र की बात कर रहे हैं। आज पश्चिम बंगाल में लगातार संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करने के बाद, ममता बनर्जी के क्लोज लोगों पर ईडी और इनकम टैक्स का छापा लगाने के बाद आज वो सरकार बनाने में सफल नहीं होते। तो कहीं ना कहीं आने वाले 2024 के जो चुनाव है उसमें पश्चिम बंगाल और अन्य पूर्वी क्षेत्रों में सिर्फ और सिर्फ अपने राजनीतिक हितों को साधने के लिए, और मैंने स्पष्ट कहा कि इनको 13,000 वोट कम पड़ रहे हैं बीजेपी जनता दल के। जी गंगवानी जी समय की हमारे पास कमी है, समय की कमी है। मैं एक त्वरित प्रतिक्रिया लेना चाहूंगा के.एस. चौहान साहब से। के.एस. चौहान साहब वो कह रहे हैं कि सिर्फ राजनीतिक हितों को साधने के लिए इस तरह का निर्णय लिया गया, क्या कहेंगे? राजनीति तो ये लोग साध रहे हैं, जो राज्यपाल की सीटें, दोनों सीटें, इनको आप चुप कराइए, ये मेरा विश्वास बोल रहे हैं। गंगवानी जी आपको बोलने का मौका मिला, चौहान साहब को मौका दे दीजिए। जी चौहान साहब बोलिए। मैं ये बोल रहा हूं, ये उन लोग बोल रहे हैं जो राज्यसभा की दोनों सीटें अपने आकाओं को बेच के आ गए। छत्तीसगढ़ का उनको ख्याल नहीं है, आज वो दूसरी बातें कर रहे हैं। आज छत्तीसगढ़ का हक था जिसमें वो राज्यसभा नहीं है, टिकट कहाँ है हमारे जो यहाँ पर रहते। जी बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं आरोप प्रत्यारोप जो है लगातार देखने को मिल रहे हैं। कांग्रेस का कहना यह है कि बीजेपी सिर्फ राजनीतिक हितों को साधने के लिए इस तरह के फैसले ले रही है, और बीजेपी का भी यही कहना है कि कांग्रेस कहीं ना कहीं इस तरह की जो तुष्टीकरण की राजनीति है वो करती आई है। आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चूंकि समय की हमारे पास कमी है, तो आज जिस विषय पर हमने चर्चा की है, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने ये कहा कि अनसुईया उइके का नाम आगे नहीं किया गया, बल्कि द्रौपदी मुर्मू का नाम आगे किया गया, सिर्फ इस वजह से क्योंकि अनसुईया उइके का जो बैकग्राउंड है वो कांग्रेसी है। तो वहीं इसे लेकर के बीजेपी ने उनके इस आरोप को सिरे से खारिज कर दिया, नकार दिया और कहा कि अपेक्षा और उपेक्षा जैसी तो कोई बात ही नहीं है। तो गोहार छत्तीसगढ़ में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।